नमस्कार। सत्य होप टॉक्स कवि के साथ कॉफ़ी और अनज्ञा नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आभा मेहता आज आपके साथ वैशाली गाजियाबाद से जुड़ी हूँ। पटल पर राष्ट्रहित चिंतन की श्रृंखला में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर कितने ही विचारणीय आयाम प्रस्तुत किए गए हैं और कितनी ही नई तरह की सोच, नई तरीके का चिंतन हमारे सम्मुख भी आया है। जब इन सभी विचारों को मैंने अपने लिए सुना और आत्ममंथन भी किया इन विचारों को साथ लेकर, तो आसानी के लिए मैंने ये फैसला किया कि ये सोचना पड़ेगा कि इनमें समान बातें क्या निकल के आ रही हैं। इनका संक्षिप्त सार मैंने ये निकाला कि 3 आवश्यक चीज़ें हैं यदि हमें वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करना है और यदि इसे जीवंत जीना है तो 3 चीज़ें सभी लोगों ने कही। उनमें से पहली तो यही थी कि हमें स्वयं को समाज की एक अभिन्न इकाई मानकर यथावत योगदान देना होगा समाज के नवनिर्माण में, राष्ट्रहित में। और फिर वो नवनिर्माण चाहे अपनी सोच से हम करें, चाहे अपने विचारों से करें, चाहे अपने सामर्थ्य से करें और चाहे अपनी व्यवहार कुशलता से करें। इसी कड़ी में शामिल था कि परिवार की इकाई को सशक्त करना बहुत आवश्यक है। उसे परवरिश से, उसे सौहार्द से, उसे सम्मान से और स्नेह से हमें सशक्त करना होगा। दूसरी बात जो मुझे लगी कि इस सार में निकली वो थी शिक्षा को लेकर कि इतना बड़ा काम जब हम करने चलेंगे कि राष्ट्रहित का सोचेंगे, समाज हित का सोचेंगे, तो शिक्षा के प्रसार और शिक्षा के बिना इतना बड़ा काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। एक ये बात सामने निकल के आई कि उदारवादिता की बात करें या सिद्धांतवादिता की बात करें या आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी बात करें, तो शिक्षा ही एक ऐसा गुण है जो हमें इसके योग्य बनाता है। और यदि हमारे जीवन में सिद्धांत होंगे, यदि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता होगी, यदि हमारे जीवन में विचार शक्ति होगी, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाने के योग्यता रख पाएंगे, क्षमता रख पाएंगे। शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है हमारे समाज में, ये बताना इस मंच के लिए मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये मंच इसे भली भांति जानता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो निकल के आई, वो ये थी कि समय का चक्र बहुत बलवान होता है और समय अपने साथ बहुत बदलाव लाता है। जब वो हमारे अंदर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे बदलाव ला सकता है, तो सामाजिक चिंतन में, समाज के आदान प्रदान में, समाज के आचरण में और राष्ट्र की सोच में, राष्ट्र की विजन में, राष्ट्र की मिशन में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। और आज जो बदलाव की आंधी लेकर एक चल रही है समाज में, जो एक आंधी चल रही है बदलाव की, उसका आधारभूत स्तंभ है विज्ञान, अनुसंधान, अन्वेषण और तकनीकी। मंच पर सभी वक्ताओं ने ये बुलाया कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कारों के साथ हमें कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ सामंजस्य बिठाना है और उस चिंतन को साथ लेकर चलना है कि विज्ञान का उपयोग राष्ट्रहित और समाज हित के लिए किया जाना चाहिए। चलिए आज आगे की बात सोचते हैं। मान लीजिए कि हमारे इस पावन प्रयास को वेग मिले, इसको पंख लग जाए और ये कल्पना फलीभूत हो जाए कि हम एक वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को जी रहे हैं। कैसा होगा वो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर आगे चलेगा? क्या होगी वो भोर जिस दिन हम उठ के स्वयं को भारतीय नागरिक होने के साथ साथ वैश्विक नागरिक होने की बात भी कह सकेंगे? कैसा होगा गौरव का वो पल और क्या होगा वैश्विक नागरिकता का वो गुण जो हमें इसके काबिल बनाएगा? जब मैं इन बातों के विषय में सोचने लगी तो एक क्षण को ये लगा कि भारत में वो सब चीज़ें हमारे आचरण में, हमारे ग्रंथों में, हमारे समाज की संहिता में दी हुई हैं जिनसे हम एक वैश्विक नैतिकता के भागीदार बन सकते हैं। किंतु फिर भी जब इस सिद्धांत को फलीभूत करना है तो अपनी जीवन शैली में भी कुछ सिद्धांतों को हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। तभी उस उजली सुबह जब भारत
विश्व गुरु बनेगा और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के नीचे संपूर्ण अखंड वसुधा को एकत्र करेगा, तो हमें उसका गरिमामय नागरिक बनने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उस वक्त हमें अपनी योग्यता किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अपने जीवन में हमें 7 सनातन सिद्धांत अपना लेने चाहिए, और ये सिद्धांत नियम नहीं है, ये नियमों से कहीं ऊपर है। नियम तोड़े भी जा सकते हैं। सिद्धांतों को तोड़ने के लिए सिद्धांतों को तोड़ना मानवता को ठुकरा देने जैसा है, ये पाप है। नियम तोड़ना अपराध है। सनातन सिद्धांत जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें तोड़ना पाप कहलाएगा। देखिए, जब ये सनातन सिद्धांतों के बारे में हम सोचते हैं तो हमारी अपनी सोच होती है और हमारा अपना सामर्थ्य होता है। सनातन सिद्धांत की जब मैं बात करती हूँ तो मैं उसके चारों तरफ एक दायरा खींचती हूँ कि ये सनातन सिद्धांत इतने छोटे भी नहीं हो जाने चाहिए कि इनको करने में हमें आनंद ही ना आए, इनको करने में हमें आसानी हो। इनको पूरा करने वक्त हमें अपने आप को थोड़ा सा भी कष्ट ना दें, उसको सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। सिद्धांत हमें अपने आप को थोड़ा परीक्षित करने की संभावनाएं देता है। वो उस क्षण के लिए हमारा लेंस बनता है, वो उस क्षण के लिए हमारी कंपस बनता है, वो उस क्षण के लिए हमारा कह लीजिए एक कसौटी बनता है जब हम दुविधा में होते हैं। इसलिए अपने सिद्धांत स्वतः निर्धारित कीजिए, बस एक परिपाटी रखिए और उस सिद्धांत की परिपाटी होनी चाहिए कि वो सिद्धांत आपको आपके आज से बेहतर बनाए और समाज हित और नव राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे। मैंने ऐसे 7 सिद्धांत चुने हैं जो मुझे लगता है बहुत आसान है इन पे अपने जीवन को केंद्रित करना, लेकिन इनको दिन प्रतिदिन निभा पाना, शायद उसके लिए हमें प्रयास करते रहना होगा। पहली बात जो मैंने अपने लिए चुनी वो ये थी कि मुझे स्वयं को नगण्य नहीं मानना पड़ेगा। मैं अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और यदि देखा जाए तो डॉक्टर सत्या का ये अपना वो एकल चले थे और आज उनके साथ पूरा काफिला है, सत्य होप टॉक्स और विभिन्न मंचों पर, विभिन्न पटल पर। तो उन्होंने अपनी अकेले की सोच को परिणित किया और तो इतना सुंदर ये स्वप्न जो था वो साकार हुआ। तो मेरे को भी ये लगता है कि हमें ये मानना पड़ेगा, मुझे स्वयं के लिए मानना पड़ेगा कि मैं नगण्य नहीं हूँ, मुझ में अपने आप में आत्मविश्वास है और मैं चाहूँ तो अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार योगदान दे सकती हूँ। फिर वो योगदान किसी भी तरीके का हो, चाहे विचारशीलता का हो, चाहे व्यवहार कुशलता का हो, चाहे शिक्षा के प्रसार का हो, उसमें मैं साथ आगे बढ़ सकती हूँ। दूसरी बात जो मैंने सोची वो ये थी कि शिक्षा के प्रसार में योगदान देने के लिए तन मन धन से जुड़ना पड़ेगा। फिर वो चाहे ऐसे मंचों की भागीदारी हो, चाहे साहित्य का सृजन हो, चाहे किसी को पढ़ाने की बात हो, चाहे किसी को ज्ञान देने की बात हो, या किसी के साथ ज्ञान बांटने की बात हो, या क्या किसी को सही गलत की राह चुनने वक्त उनको सही तरह का विमर्श और सुझाव देने की बात हो, ये सब आवश्यक हो जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि व्यक्तिगत स्तर से यदि मैं करें तो मैं कर सकती हूँ, मुझ में ये क्षमता है और मुझे इसका प्रयास करना चाहिए। शिक्षा को लेके तो ये कहा जाता है कि मानव और पशु के बीच बहुत प्रवृत्तियां समान रूप से पाई जाती हैं। एक शिक्षा ही एक ऐसा आयाम है जो मानव को एक श्रेष्ठतम प्रजाति के रूप में इस वसुधा पर खड़ा करता है। शिक्षा ही वो स्तंभ है जो उसे पशु नहीं मानव की श्रेणी देता है। संस्कृत का वो श्लोक कहता है कि आहार विद्या भय मैथुनम च समानमेतत् पशु भी नराना विद्या ही तेषाम अधिको विशेषा विद्या विहीना पशु भी समान। अर्थात विद्या ही एकमात्र ऐसा आयाम है जो मानव को पशुओं की श्रेणी से अलग और उत्कृष्ट घोषित कर देता है।
तो इस पावन यज्ञ में, शिक्षा के इस पावन यज्ञ में, इस अभियान में हम भी कोशिश कर सकते हैं कि अपना योगदान दे सकें। तीसरी बात जो सिद्धांत के रूप में अपनानी पड़ेगी वो है कि स्पर्धा की जगह सहयोग की बात करें। आजकल स्पर्धा बहुत सरेआम हो गई, हम हर चीज़ में स्पर्धा करते हैं। खाने पीने में भी स्पर्धा की जाती है कि मैंने यहाँ खाया, आपने खाया कि नहीं। घूमने के स्थानों पे भी, मैं तो यहाँ गया था, आप वहाँ गए कि नहीं। बच्चों को लेके परिवारों में स्पर्धा होती है, और मजाक मजाक में नारी क्षेत्र में महिलाएं भी आपस में ये कहती हैं, जब वो एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। ये हंसने हंसाने की बातें लगती हैं, लेकिन सोच के देखिए कि जब स्पर्धा का स्थान सहयोग ले लेगा, जब स्पर्धा की जगह सहयोग हो जाएगा, तो समाज में कितनी समरसता, कितना एकत्व, कितना स्नेह भाव जो है वो फैल जाएगा। हम सभी ने अपने गांव की बात की, हम सभी ने अपने बीते हुए कल की बात की, जिसमें हम कह रहे थे कि बच्चे अगर पास में गुजरते हुए किसी बुजुर्ग को देख लेते थे तो आंखें झुका लेते थे, उनके सामने भी गलत काम करने से डरते थे। हम आज भी उसी समाज की कामना करते हैं, लेकिन हम स्पर्धा के भाव से अगर कोई चीज़ करेंगे, स्नेह और सहयोग के भाव से नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है। यदि हमें स्पर्धा होगी कि उसका बेटा बिगड़ रहा है तो मैं क्या करूं, अच्छा ही है बिगड़ने दो, और यदि तो एक संतान अगर बिगड़ेगी तो वो समाज को भी ले डूबेगी। और यदि हम सहयोग के भाव से करें कि बेटा ऐसा मत करो, या उनके माता पिता को विमर्श दें कि आप प्यार से अपने बच्चे को समझाइएगा, मुझे वो अपने बच्चे के समान लगा इसलिए मैं आपके पास ये भाव लेके आया। लेकिन जब हमारे पास कोई हमारे बच्चे की शिकायत लेके आए तो भी स्पर्धा मत कीजिए, सहयोग दीजिए। अगर नेक नियति से कोई आपके पास अच्छी सिफारिश, अच्छा विमर्श लेके आता है तो उसमें अपना ही भला आपको जानना है। मैं इस पर विचार करने के और इस पे आचार करने के कोशिश में हूँ। एक और बात जो भारतवर्ष के लिए कही जाती है कि भारत में हमेशा अतिथि देवो भव की भावना थी। ये हमारा एक जैविक सिद्धांत था, हम इसे अपने समाज में, अपने जीवन में पालते थे। धीरे धीरे अतिथि हो गए हमारे अपने नाते रिश्तेदार, उन्हीं को हम देव मान लें तो ही बड़ी बात है। लेकिन ये बात कही गई थी उन अतिथियों के विषय में जो यहाँ पर भारत में, भारत की संस्कृति से, भारत के ऋषि मुनियों से, भारत के ज्ञान को लेने के लिए आया करते थे। उन अतिथियों का सम्मान हमारे लिए देवतुल्य था। आज भी लोग आते हैं भारतवर्ष में, शायद ज्ञान पाने भी आते हैं, ज्ञान देने भी आते हैं, व्यवसाय करने भी आते हैं और देशाटन करने भी आते हैं, टूरिज्म के माध्यम से भी आते हैं। पर वो जब यहाँ से जाते हैं तो भारत की एक छवि लेके अपने साथ जाते हैं, और वो छवि उनके साथ हर उस स्थान पर, हर उस समुदाय में जाती है जिसके वो हिस्सा होते हैं। तो यदि हम अतिथि देवो भव को मानते हैं तो हमारे देश में आने वाला हर विदेशी नागरिक, हमारे देश में आने वाला हर विदेशी व्यवसायी जो यहाँ आता है, वो हमारे लिए देवतुल्य होना चाहिए। हमें अपने देश की स्वर्णिम छवि उसके समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो, चाहे वो व्यावसायिक आचार को लेके हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल्स को लेके हो, कमिटमेंट को लेके हो, चाहे वो नीति और नियमों के पालन को लेके हो, चाहे वो एक ईमानदार व्यवसाय या ईमानदार काम करने के जज्बे को लेकर हो। हमें अतिथि को देव मानकर अपना सर्वस्व, उत्तम व्यवहार उनके समक्ष रखना चाहिए। और स्वच्छता में तो वैसे ही भगवान बसते हैं। देश में स्वच्छता अपने अपने हिस्से से, अपने अपने योगदान से ला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो यह अभियान भी रहा है कि देश में स्वच्छता होनी चाहिए। करना कुछ नहीं होता, हमें अपने विचारों में, अपने आचरण में और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये समझाना होता है कि विदेश से आया हर नागरिक सिर्फ हमारा ही नहीं, इस देश का अतिथि है। उसे इस देश की में जो कुछ अच्छा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि अतिथि देवो भव की जब हम बात करते हैं
तो आवश्यक हो जाता है कि हम एक ऐसी भाषा का चयन करें जिससे हम विदेशी जो अतिथि हैं हमारे, उनसे बातचीत कर सकें। होता क्या है कि भाषा में ये ताकत होती है, शक्ति होती है कि वो वार्तालाप की संभावनाएं खोल देती है। हम अपनी भाषा से सर्वोच्च प्रेम करें, अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान दें अपने जीवन में। इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, किंतु एक ऐसी वैश्विक भाषा भी हमें आनी चाहिए जिससे हम वार्तालाप कर सकें, जिससे हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, अपनी बात कह सकें और उनकी समझ सकें। चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, उसका चयन हम खुद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाषा गैर भाषा है, इसे सीखने से हम अपनी भाषा का किसी भी तरह से निरादर कर रहे हैं। ये बात सच नहीं है। भाषा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मैत्री की बहुत बड़ी संभावनाएं भाषा खोल देती है। उसके बाद जो एक और बात उठ के आती है वो ये है कि ये देश अगर बदलेगा, समाज अगर बदलेगा, विश्व अगर बदलेगा, तो हमें नवचिंतन की आवश्यकता होगी, हमें नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, हमें विज्ञान के सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी और आवश्यकता होगी नव प्रवर्तन अर्थात इनोवेशन की। और ये तभी संभव है जब अपने माइंड को जब अपने विचार में हम विज्ञान को अपना साथी माने और अपना दुश्मन नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि विज्ञान ना होता तो शायद युद्ध ना होता। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि विज्ञान ना होता तो मानव शायद इतना परेशान ना होता। समाज में फैली कुरीतियाँ, मोबाइल का यूज़, ड्रग्स का यूज़, ड्रग्स जो हम बच्चे लेने लग जाते हैं, ये सब विज्ञान की देन है। मेरा मानना यह है कि ये विज्ञान की देन नहीं है, ये समाज में होने वाली कुछ ऐसे बदलाव की देन है जो हमें प्रयोग में लाने वाले विज्ञान के दुरुपयोग की ओर लेके जाता है। वो विज्ञान जिससे आज मैं और आप जुड़े हुए हैं इस पटल पर, वो तकनीक का कमाल है जिससे हम आपसे जुड़े हैं। साहित्य से हमारा प्रेम एक दूसरे के समक्ष उजागर हुआ क्योंकि ये पटल हमें मिला और इस पटल पर हम मोबाइल तकनीक से, विज्ञान तकनीक से आए। विज्ञान के प्रयोग को सदुपयोग में बदलना और विज्ञान के दुरुपयोग से दूर रहना, ये मानव की उस शिक्षा पर निर्भर करता है जिसकी बात मैंने अभी कुछ देर पहले की। विज्ञान हम सब के भले का कारण बन सकता है। कोविड काल में हम देख चुके हैं कि वैक्सीन जो था उसने कितनी जानें बचाई। अब लोग ये भी कहते हैं कि कोविड शायद होता ही नहीं है, किसी लैब में ही इसका जन्म हुआ, लेकिन एक क्षण के लिए मानिए कि जब उसके दुरुपयोग की संभावना ने जोर पकड़ा तो उस आंधी को रोकने के लिए भी विज्ञान का ही सहारा लेना पड़ा था। इसलिए विज्ञान से भागना शायद अपने आप से नाइंसाफी करना होगा। और एक और बात जो उठ के आती है वो ये आती है कि हमारे धर्म में भी विज्ञान, तर्क और धार्मिक तर्क का विमर्श दिया गया है। यदि हम इन चीज़ों को मानते हैं तो फिर विज्ञान से भागना और समय को पीछे की तरफ लेके जाने की बात उठनी नहीं चाहिए। देखिए, कल में जीना बुरा नहीं होता, वो हमारी यादों का झरोखा होता है, लेकिन आने वाले कल के लिए तैयारी ना करना मूर्खता का परिचायक होता है। और मैं एक ऐसे कल की संभावना की कल्पना कर रही हूँ जो हमें वैश्विक नागरिकता की योग्यता देने वाला है। मेरा अंतिम सनातन सिद्धांत ये रहेगा कि मैं भ्रष्टाचार का विरोध करूंगी। मैं अपनी चारित्रिक अखंडता को सर्वदा सुरक्षित रखते हुए न भ्रष्ट बनूंगी, न भ्रष्टाचार का समर्थन करूंगी। भ्रष्टाचारी को यदि हम भ्रष्टाचारी का साथ न दें तो भ्रष्टाचार इतनी जल्दी फैले नहीं। भ्रष्टाचार करने वाला कभी न कभी उसकी आत्मा भी उसे झकझोर देती है। यदि कभी उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसके भ्रष्टाचार के आगे घुटने ना टेके, तो भ्रष्टाचार का समर्थन ना करने के लिए एक ही चीज़ आवश्यक है कि स्वयं अपनी चारित्रिक अखंडता को हमेशा जीवंत रखिए। ये सभी सनातन सिद्धांत राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकने में सक्षम है। मेरी भूमिका
को उजागर कर सकने में सक्षम है। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि इन सनातन सिद्धांतों को मैं अपने जीवन में उतारूं और मेरा एक तिरंगा मेरे देश को विश्व के पटल पर सम्मान का पात्र बना दे। ये है मेरे कुछ भाव और क्या है मेरे इस नव भारत का स्वप्न और क्या है मेरी कल्पना, उस पे लिखी ये कविता आपको सौंपकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का, जिसकी यश गाथा का जगत में तिरंगा प्रबल पहचान बने। जिसकी यश गाथा का जगत में तिरंगा प्रबल पहचान बने। जात पात की बात न हो, सर्व शिक्षा का अभियान रहे। जात पात की बात न हो, सर्व शिक्षा का अभियान रहे। माता पिता और गुरुजनों का आदर व सम्मान रहे। माता पिता और गुरुजनों का आदर व सम्मान रहे। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का। संस्कारवान हो युवा जहाँ, संस्कारवान हो युवा जहाँ, कर्मठता उसकी पहचान हो। वैश्विक नागरिकता के गुणी पर भारतीयता ही पहचान हो। संस्कारवान हो युवा जहाँ, कर्मठता उसकी पहचान हो। वैश्विक नागरिकता के गुणी पर भारतीयता ही पहचान हो। सतत निरंतर प्रयास करें, सतत निरंतर प्रयास करें, निज में रोज सुधार करें। सतत निरंतर प्रयास करें, निज में रोज सुधार करें। राष्ट्र के नवनिर्माण की चाह धरें और संकल्प करें। राष्ट्र के नवनिर्माण की चाह धरें और संकल्प करें। विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का सदुपयोग व सम्मान करें। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न राष्ट्रहित उत्थान का। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न राष्ट्रहित उत्थान का। धर्म साहित्य और कला के वर्चस्व और सम्मान का। ऐसे सुंदर भारत महान का। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का। आने वाले कल में विविधता में एकता कीर्तिमान बने। आने वाले कल में विविधता में एकता कीर्तिमान बने। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए विश्व पटल पर भारतीयता की पहचान बने। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए विश्व पटल पर भारतीयता की पहचान बने। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का, जिसकी यश गाथा का जगत में तिरंगा ही प्रबल पहचान बने। मैं तो देख रही हूँ स्वप्न ऐसे भारत महान का। आप सब ने आज मुझे अपने 10-15 मिनट दिए। बहुत कीमती समय होता है ये जो आप निर्धारित करते हैं पटल पर आने के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आशा है मेरा वक्तव्य और यह कविता आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।